7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। विष्णु शंकर जैन, गौरव आर्य, नीरज अत्री, आनंद रंगनाथन, भाऊ तोरसेकर, सुशांत सिन्हा और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ गए हैं हर्ष कुमार जी। स्वागत करता हूं मैं हर्ष कुमार जी का, और धन्यवाद। आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट में कंट्रीब्यूट करें। 93% हो गया है, 7% बाकी है क्राउड फंडिंग। और साथ में शत्रु बोध का एहसास करें, जागें। यह है कि केवल 100 सीटें बची हैं, बाद में मत कहिएगा हमसे। हाँ, रजिस्ट्रेशन फटाफट करवा कर लीजिए दें। आज ही। तो साहब, स्वागत है आपका हर्ष जी। धन्यवाद सर जी। और अभी तो भारत में एक बड़ा यूफोरिया सा जैसा चल रहा है ना, कि जिस तरह से पाकिस्तान वाले रो रहे हैं ओपनली और ये कह रहे हैं कि भाई भारत से मैच मत खेलो, तो ये तो मामला उल्टा पड़ गया। पहले तो भारत वाले कह रहे थे मत मैच खेलो। मैं देख रहा था कि पिछला जो मैच था उसमें एक भी बायकॉट कॉल नहीं आई। मैंने तो नहीं देखी कुछ किसी भी की। नहीं, कुछ नहीं होता। सब बस केवल इंडिया वाले ही थे, कुछ लोग जिनका यही ट्रेंड पिछले काफी दिनों से चल रहा था, बस वही लोग कर रहे थे। हाँ, जिनकी इज्जत का सवाल था कि वो अपने स्टैंड से पीछे कैसे जाए, कैसे हट जाएं, कैसे बदल जाएं। सर, हमने तो आपको पिछली बार भी कहा था, और आपने ध्यान हो, मैंने एक ट्वीट किया था, आपने उसे रीट्वीट किया था। हाँ, मैंने तो मैं ट्वीट तो किया शुरू था से कह रहा एशिया हूँ, कप मैं को तो कह रहा हूँ लेके भैया, कि भाई जिसने जो पीटने इमरान में खान मजा वाला, है वो बायकॉट करके उनको पॉइंट देने में मजा थोड़ी है। बिल्कुल ही मजा नहीं है सर। और वो टीम, हमारी टीम के सामने आज वो ऐसे हैं जैसे केनिया, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, इनकी हालत इस खराब हालत में है सर वो। तो इनकी जो टीम है इतनी खराब हालत में, और उस टीम के सामने हम उसे जो है आगे चले जाने दे, वो मतलब लीग में उन्हें नंबर 1 कर दे, हम दूसरे नंबर पे रहे उनके सामने मैच ना खेल के। देखिए, और मैंने सर, पिछली बार कहा था आपको, और वही बात हाँ फिर जी, से दोहरा रहा हूँ कि भारत में इतना दम है इस समय कि वो पाकिस्तान को बैन कराए। हाँ और जिस तरह से इनकी हरकतें हैं ग्राउंड पे हाँ और जो ये हाँ, सब करते हैं, तो वो भारत को बंदूक इनको दिखाई है उसने, जो बंदूक दिखाई है साहिबजादा, उसने। उस पे एक बैन करा दें कि आप जो है आतंकी वो साइन दिखा रहे हैं मैच के बीच में खड़े होकर। और ना केवल उसको किया है, उसके डिफेंस मिनिस्टर ने उसकी सपोर्ट की है। तो पाकिस्तान को तो बैन कराया जाना चाहिए, बैन बैन हाँ, बैन। उसकी उसकी हमारी क्रिकेट का कैंपेन वहां ये होनी खत्म ही चाहिए कि कर दें। पाकिस्तान को बैन कराओ ICC से। सर, दैट भूखे शुड मर बी दी जाएंगे, कैंपेन। भूखे भूखे मर जाएंगे क्रिकेट के अरे बिना। मरने दो ना, भूखे खुद के ही नहीं, मैं मार कह रहे रहा हूँ हैं कि सर, लोगों को। मैं कह रहा हूँ कि यही अपने ही तो कह रहा लोगों के हूँ, ऊपर बमबारी कर रहे हैं, देखो तो आप इनको। यही तो मैं कह रहा हूँ सर, कि भूखे मर जाएंगे, इन्हें भूखे मारना जरूरी है। इनके साथ वो करना जरूरी है, जैसे कि सिंधु का पानी रोक दिया उसी तरीके से इनकी क्रिकेट रोक दो। हॉकी पहले ही खत्म है वहां। आपको याद है सर, 80s में जहांगीर खान और स्क्वैश में क्या नंबर 1 पावर हुआ करता था पाकिस्तान। सर, बात कीजिए, आप जरा याद कीजिए, स्क्वैश में वर्ल्ड पावर था पाकिस्तान। और सर, 80s के दौर में पाकिस्तान में ऑडी, BMW, कोरोला, ये सारी गाड़ियां घुमा करती थी। उस समय इंडिया में नहीं आती थी सर ये गाड़ियां। पाकिस्तान वहां था सर। और वहां से आज कहां पहुंचा है पाकिस्तान अपनी हरकतों से। इसको आर्थिक रूप से खत्म करे जाने का टोटल तरीका ही यही है कि इस जहां से इसे आमदनी हो रही है, इसका वो खत्म करा जाए, रिसोर्सेज। अभी इस वाले जो मैच की बात चर्चा हुई थी कि पहले वाले मैच में बायकाट अगर पाकिस्तान करता है, कि साहब वो जो हाथ नहीं मिले थे, और उसके बाद बायकाट की बात करता है, $16 मिलियन हाथ से जा रहे थे पाकिस्तान के। जो एशिया के टॉप 5 कंट्री हैं, उन्हें एशियन क्रिकेट काउंसिल का रेवेन्यू में से 15% मिलना है। $16 मिलियन पाकिस्तान के हाथ से जा रहे थे, जो PCP के बजट का 10-12% के करीब है पूरे
जो टोटल बजट है। भूखे मरेंगे ये, भूखे, इनकी क्रिकेट खत्म हो जाएगी। और सलमान आगा ने, वो जो इनका कप्तान है, उसने तो कहा है कि हमारे यहाँ पे इतनी घटिया विकेट मिलती है, हमारा घरेलू इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेकार है कि हम क्रिकेटर लाएंगे कहां से। और इनके क्रिकेटर कमेंट्री में, चाहे आप वसीम अकरम को सुन लो, चाहे आप वकार यूनुस को सुन लो, सारे के सारे बैठ करके यही रोना रोते हैं कि पीसीबी के 4 चेयरमैन बदल लिए, पाकिस्तान के 4 कप्तान बदल लिए, 4 कोच बदल लिए पिछले 4-5 साल में। सब रोना इसी बात का रो रहे हैं। और उसकी मेन वजह इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसा, भारत का पाकिस्तान का दौरा ना करना, पाकिस्तान का भारत में न आना, ये सब है इसके पीछे मेन वजह। तो उनकी तो बायकाट करने की हिम्मत ही नहीं है। और मुझे तो मानना है कि सर जय शाह प्रेसिडेंट हैं आईसीसी के, वो जो रिकॉर्डिंग की है ना उन्होंने पायक्राफ्ट वाली मीटिंग की उनके मीडिया मैनेजर ने, उसी के आधार पे पाकिस्तान को 2-4 साल तो वैसे ही बैन कर देना चाहिए, आईसीसी के सारे टूर्नामेंट से बाहर कर दे। ये बहुत बढ़िया मौका है। बहुत बढ़िया मौका है और ये करना चाहिए पूरे दम से लगा के साहब। ट्रेंड ये होना चाहिए। जो लोग कह रहे थे ना कि साहब कि बायकॉट करो, मतलब पहले दिन से कह रहा था, काहे को बायकॉट करो, काहे को उनको आप 4 पॉइंट दिलवाओ, उनको फाइनल में पहुंचवाओ, फाइनल जितवाओ, ये हमारा काम है क्या? और उसके बाद जो है वो सारे वो मजे करके वो क्या आपने बायकॉट कर दिया तो उसके लिए क्या वो बहुत दुखी होंगे उसकी वजह से, वो तो और मिलेंगे। सर ये यूं देखो कहते इन्होंने कि इंडिया बायकॉट ने कर दिया। बायकाट इसलिए कर दिया कि डर गए, हमारे से हमसे डरते थे, हार गए। हमसे डरते थे, हाँ हमसे हारने से डरते थे, ये बात होती। जी, हाँ, ये बात है ना, यही बात है बिल्कुल। और तो देखिए कितना इसलिए बढ़िया। और अभी 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 एक काम और भी होना है सर। अभी एक काम ये होना है कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंचने वाला है नहीं, मुझे तो लगता नहीं है। बांग्लादेश श्रीलंका एक मैच और हार गया ये, बांग्लादेश और श्रीलंका में से किसी से, तो खत्म इसकी कहानी। एक मैच जीत के तो पहुंचेगा नहीं फाइनल में। बांग्लादेश या श्रीलंका में से कोई पहुंच जाएगा, मुझे लगता नहीं कि अब ये फाइनल में भी पहुंच पाएगा। और हम इनसे के साथ मैच ना खेलते तो 100% फाइनल में पहुंचता, इस मैच का भी अगर बायकाट करते तो सर ये तो जो हो रहा है ये ठीक हो रहा है। इसी तरीके से इनको सबक सिखाया जाना बहुत जरूरी है। टिट फॉर टैट ऐसे ही होता है। अब हमारी बारी है तो हम ऐसे ही करेंगे इनके साथ। बिल्कुल, बिल्कुल यही है, दैट इज़ द राइट वे, दैट इज़ द राइट वे। और साहब को बड़ा सुना कैबिनेट रिशफल होने जा रहा है। पता नहीं सर, ये तो चर्चाएं चलती रहती हैं। दरअसल ये कैबिनेट रिसफल वाला जो है ना, बीजेपी के अंदर से ही लोग ये सब चीजें चलवा रहे हैं। एक हुँ, बड़ा ग्रुप है जो शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी का अध्यक्ष बनाना चाहता है हुँ। कि शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के अध्यक्ष बन जाए। वो अध्यक्ष बनेंगे तो कैबिनेट रिशफल होगा ही, कम से कम एक मिनिस्ट्री खाली होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री तो उस तरह की चीजें चलाई जा रही है सर। 82 मिनिस्टर्स हो सकते हैं, अभी तो 71 ही हाँ हैं। हाँ, तो वो उस तरह से दिखा रहे होंगे कि भाई ये चंद्रबाबू नायडू, इनको एडजस्ट कर लिया जाए। जैसे चंद्रबाबू नायडू के बारे में ये चलाया गया था कि साहब वो जगदीप धनखड़ से मिलके कू करने की कोशिश कर रहे थे, फिर अनिल अंबानी और ये सब लोग इसमें इन्वॉल्व हुए थे। तो ये सब चीजें जो चल रही हैं उसी ये सर मेरा तो मानना है कि ये मीडिया का बनाया हुआ है रिशफल का। और पिछले एक सवा साल 1.5 साल से ही सुन रहे हैं रिशफल। तो अब तो तभी होगा कुछ, अगर ये जैसे बीजेपी के अध्यक्ष वगैरह का ऐलान हो, सीट खाली होगी, हो सके उस समय हो जाए। लेकिन मुझे कोई ऐसा वजह नहीं नजर आ रही सर इस तरह की। वजह तो यही है कि साहब कि 4-4, 5-5 जो होने वाले हैं चुनाव, उनके हिसाब से थोड़ा बहुत मैसेज देने के लिए किसी को बंगाल, बिहार से, बिहार, किसी को असम असम वगैरह। से, बंगाल से, हम्म, तमिलनाडु से तो वाइस प्रेसिडेंट बना ही दिए, तो वो तो मैसेजिंग हो गई हाँ कंप्लीट। हाँ, केरला में कोई स्कोप ज़्यादा असम, है नहीं। बंगाल, बिहार 3 ही बचते हैं सर, उन्हीं उन्हीं का मेन हाँ, वो रहेगा। तो इन तीनों में नहीं तो आप बताइए ना हमें, क्या क्या आपको क्या लग रहा है, चर्चाएं क्या क्या हैं, आप बताइए। हमने तो अभी बता एक दिया। वीडियो बनाया है मैंने, और अच्छा। मुझे ये लग रहा है कि भाई कुछ तो ऐसे मिनिस्ट्रीज़ हैं, जैसे अश्विनी हम्म, वैष्णव के पास 3-3 मिनिस्ट्रीज़ हैं। हाँ वो तो है ही। सूचना प्रसारण मंत्रालय है सबसे मेन तो। इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी भी है, हाँ हाँ लेकिन उनको रेलवे से ही फुर्सत नहीं मिलती, बाकी वो हाँ क्या सर, ध्यान देंगे? रेलवे फुल टाइम काम है सर, वो थोड़ा बड़ा डिपार्टमेंट है क्या। इतना बड़ा मंत्रालय है रेलवेज़ का, एक ज़माने में अलग बजट हुआ करता था। रेलवेज़ हाँ के साथ में आपने
इम्पॉर्टेंट है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी जो है वो आज के ज़माने में जब हम देख रहे हैं कि पूरी एक पॉलिसी बनाई जानी है, अमेरिका किस तरह से हमारे साथ जो है वो बिहेव कर रहा है, हाँ उस दृष्टि से आपको पूरी एक नई पॉलिसी बनाई जानी है। यहाँ पर स्टार्टअप्स और यहाँ पर इनोवेशंस इन सब की एक हाँ बिल्कुल, आईटी पे तो प्रक्रिया बहुत ध्यान होनी दिए चाहिए। जाएंगे उधर। तो वो आईटी तो सनराइज़ मिनिस्ट्री है, उसको आप एक्स्ट्रा चार्ज में कैसे रखें? हाँ, और सर आईटी में तो बिल्कुल कैबिनेट लेवल का ही मंत्री होना चाहिए अब, बिल्कुल। ऐसे नहीं कि आप इंडिपेंडेंट चार्ज वगैरह किसी को दे दो। और ऐसा नहीं है कि इनके पास टैलेंट नहीं है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हाँ, बहुत लोग हैं ऐसे, बनाया टैलेंट जाना की चाहिए उनको। कोई कमी नहीं है। हुँ। और राज्यसभा में बहुत सारे आपने नए-नए लोग लिए हैं। एक हाँ, बीच में बहुत तगड़ी एक अफ़वाह चलाई गई थी, आपको ध्यान होगा क्या? कि साहब के एक्सटर्नल अफ़ेयर्स मिनिस्टर को चेंज किया जा सकता है, ध्यान है आपको? बेकार है सर, उसमें कोई दम नहीं है। कोई एक एक आपके पास स्पेशलिस्ट है आदमी, उसी को आप हटा दो। और मेरा तो मानना है कि ये जो रेलवे वाला है ना सर, अश्वनी वैष्णव से रेलवे ले लेना चाहिए, इन्हें आईटी देना चाहिए सर। रेलवे जो हुँ, है वो थोड़ा सा किसी जो लोकसभा वाले होते हैं, जो पॉपुलर लीडर्स होते हैं, मास लीडर्स होते हैं सर, रेलवे टाइप के डिपार्टमेंट उन्हीं लोगों को ज्यादा सूट करते हैं, जहां पॉलिसी मेकिंग नहीं, जहां काम दिखाना है कि भाई हाँ हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, वहां ट्रेन ने चला दी फलाना। अब अश्वनी वैष्णव बेचारे सारा दिन तो झंडी दिखाने में ही रहते हैं कि भाई मोदी जी वहां जा रहे हैं, 4 वंदे भारत वहां से चलेंगी, वहां पहुंच गए। तो यही काम, इसी से फुर्सत नहीं होती। आईटी डिपार्टमेंट वो कब में देखते होंगे, और सूचना प्रसारण मंत्रालय तो मुझे लगता है कि अधिकारी चला रहे होंगे सर। कैसे देखते होंगे, क्या मैनेजमेंट होगा, क्या किस तरह से चल रहा होगा। निश्चित रूप से ज्यादातर इसमें क्या कहते हैं कि फिर वो दिल्ली की भाषा में कहते हैं ना कि बाबूगिरी ज्यादा हो जाती है फिर सर, जब आपके पास समय नहीं होता। हाँ और क्या, अब आपको कैबिनेट के जो डिसीजंस होते हैं, उस कैबिनेट के डिसीजन का सब वो भी वो भी करना है। बताने हैं, बताओ। हाँ, इससे गलत भी तो मैसेज जा रहा है सर। इससे गलत मैसेज ये भी जाता है कि यार इससे ज्यादा टैलेंटेड आदमी है नहीं आपके पास अश्विनी वैष्णव से, ये सारे काम इन्हीं से ही करवाने हैं आपको। पहले अच्छा खासा जो है ये, जब अनुराग और ठाकुर वो जो वगैरह थे, उनकी स्टाइल है अनुराग ना, वो ठाकुर कर बिल्कुल दिया करता था, ये सब लोग नहीं, कर वो दिया करते थे। स्टाइल भी बिल्कुल बाबुओं वाली स्टाइल है। हाँ, मुझे तो बड़ी बोरिंग लगता है, मैं नहीं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता कभी भी सर। वो लेके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और पता नहीं क्या-क्या। हाँ अरे भाई, वो, ये तो ब्यूरोक्रेट्स का काम है, ये तुम्हारा काम थोड़ी है। हाँ सही बात है। इससे बढ़िया किसी को, सेक्रेटरी को, सचिव को भेज दो, वो कर दें यहाँ पे आके हाँ, इस तरह का प्रेजेंटेशन। तो ये ठीक नहीं लगता, मतलब पता नहीं क्या है इसके पीछे इतना ज्यादा। मैं, ठीक है कि वो, या बहुत ज्यादा विश्वास है आपको अश्विनी वैष्णव पे, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि बाकी लोगों को आप इस तरह से नेग्लेक्ट भी कर रहे हैं कि भाई बाकी लोग हैं, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए तो ब्रीफिंग करने का। शिवराज सिंह चौहान भी करें, बाकी लोग भी करें, कैबिनेट है, कैबिनेट में 15 20 25 जितने भी लोग हैं उन सबको मौका मिले अलग अलग ब्रीफिंग करने का। हर बार उन्हीं से कराना, ये कुछ समझ में नहीं आया सर। क्या इसके पीछे सोच है? अति विश्वास है, या फिर जो उनका काम करने का तरीका है वो ही उनको पसंद है, या फिर जिस तरीके से वो चाहते हैं केवल वो ही कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तो अश्विनी वैष्णव से कम खराब राहुल गांधी का भी नहीं था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसका भी बड़ा अच्छा तैयार करके दिया है सीएसडीएस वालों ने और इन सब लोगों ने, उसका भी बढ़िया बना रखा था। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तो किसी का भी कर लो, किसी से भी बनवा लो, और एक जाके बोलना ही तो है, स्क्रीन पे जो लिखा आ रहा है उसे बोल दो, और क्या करना है। ये होता है सारा सारा। तो हुँ, होना, हुँ। वैसे ये आपकी बात सही है, रिशफल इस हिसाब से तो बनता है कि जो डिपार्टमेंट्स का जो वितरण है, कुछ लोगों पे ओवरलोड है, और इस हिसाब से बनता है। ये आईटी वाईटी का डिपार्टमेंट तो जयंत चौधरी को दे देते, वो बढ़िया है, पढ़ा लिखा है, स्किल डेवलपमेंट वाला दे रखा है, आईटी भी उसी से जुड़ा हुआ है, उसी तरह का डिपार्टमेंट है, उसे दे देते कि भाई लो जयंत चौधरी को दे देते हैं ये डिपार्टमेंट। तो ऐसे भी तो किया जा सकता है, अपने आप सहयोगियों के साथ तो एडजस्ट पहले करना राजीव अपने। चंद्रशेखर के पास था, जब से वो हटा है उसके बाद से किसी को बनाया ही नहीं, और राजीव किसी को चंद्रशेखर बनाया तो नहीं, और देखिए उसमें वो जो एविएशन वाला डिपार्टमेंट उसे टीडीपी वाले को दे रखा है,
वो कितना बढ़िया काम कर रहा है लड़का। और आप कभी उसे पार्लियामेंट में बोलते देखो, वेरी इंप्रेसिव, बहुत बढ़िया। वो है ना, क्या नाम है उसका, रामा राजू, क्या नाम है वो, भूल गया मैं नाम। टीडीपी वाला है वो लड़का, तो बड़ा बेहतरीन उसने काम किया है। और अभी ये जेवर वाला एयरपोर्ट अभी शुरू करने जा रहे हैं ये। तो टैलेंट दूसरी जगह भी है, वो तो दूसरे सहयोगियों पर भी भरोसा करो। ऐसा कोई डिपार्टमेंट तो है नहीं आईटी का कि उसमें कोई बहुत बाजी मार लेगा, दूसरे दूसरे किसी सहयोगी को दे दोगे तो। पॉलिसी मेकिंग का मामला है, होना चाहिए, वो प्रॉपर जिम्मेदारी उनको दी जानी चाहिए। जेवर एयरपोर्ट का आपको क्या इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा क्या? ये नोएडा वालों को बहुत फर्क पड़ जाएगा सर मुझे एक तो ये लग रहा है कि इसके पीछे ना सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो दिल्ली में जो जाम की समस्या है ना सर, वो बहुत 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 फर्क पड़ेगा इसका। क्योंकि क्या हो रहा है कि जेवर एयरपोर्ट और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इनके बीच में गुड़गांव वाला जो ये आपका जयपुर वाला इधर वाला जो रूट है ना सर, इसका क्राउड बहुत ज्यादा है ट्रैफिक का। अब जयपुर वाला क्या हो रहा है कि जयपुर वाला जो ट्रैफिक आपकी तरफ इधर निकलता था, जयपुर बॉम्बे वाला, वो अब क्या काम होगा, जो ये दिल्ली के चारों तरफ ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल बना है ना, इस पे से ही कनेक्ट होके सीधा वो तो एक्सप्रेस वे पे निकलेगा। और इधर जो एयरपोर्ट की तरफ लोग भागते थे, इस साइड के लोग जो आते थे, देहरादून से आ रहे या कहीं और से आ रहे, वो सब इधर यूपी साइड से इधर से आने वाले जितने भी लोग थे, वो अब जेवर एयरपोर्ट को अप्रोच करेंगे। तो इससे दिल्ली के अंदर से गुजर के जाने का झंझट खत्म हो जाएगा। एक तरफ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पड़ जाएगा एक सिरे पे, और ये तो इधर यूपी में पड़ी जाएगा जेवर एयरपोर्ट। फायदा तो होगा। अच्छा, हिंडन भी चालू कर रखा है ना अभी तो? इंजन भी चालू कर रखा है, लेकिन सर असली असली जेवर का फायदा होगा लॉजिस्टिक्स में, जो कार्गो का काम शुरू होगा ना सर, इस पे वो इस पे मेन रखा जाएगा। और कार्गो वालों के लिए तो बता रहे हैं कि एक ऐसी रोड बनाई है इन्होंने कि वो सीधे केवल कार्गो वालों के लिए है, उसमें कोई वैसी गाड़ी जाएगी, इस तरह का उसमें प्लानिंग है। तो अभी योगी जी कल बोल रहे थे, कहीं मैं उन्हें सुन भी रहा था, तो वो ये कह रहे थे कि हम अभी शायद नवंबर या दिसंबर में ही जो है इसकी फ्लाइट शुरू करने वाले हैं, और मोदी जी जो है इसका उद्घाटन करने वाले हैं। एक पार्ट इसका खुलने जा रहा है, उसका ट्रायल भी हो चुका है वहां पे। तो फायदा तो निश्चित रूप से होगा। योगी जी के जो लॉ एंड ऑर्डर को तो बहुत हाईलाइट किया जाता है, लेकिन योगी जी ने जो विकास के कार्य किए हैं उसको लोग इतना हाईलाइट करते नहीं। तो हाँ आप देखिए है कि उत्तर प्रदेश को उन्होंने रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बना दिया है, ये कोई मजाक की बात नहीं है। बिल्कुल। और जिस तरह के जो विकास के कार्य किए हैं, जो एक्सप्रेसवेज बनाए हैं या जो एयरपोर्ट्स बनाए हैं, वो सारे डिफेंस काम कॉरिडोर, ऐसे जो डिफेंस कॉरिडोर बनाया है और इतना सारा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया है। वह इन्वेस्टमेंट और लॉ एंड ऑर्डर का चोली दामन का साथ है। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक आपका लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा तब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। बिहार में आप कुछ भी करते रहो, नहीं आता इन्वेस्टमेंट। क्यों नहीं आता? इसीलिए नहीं आता। बंगाल में अभी अभी बंगाल में 6-7 साल कितना ही पहले कर लो। तक, 6-7 साल पहले तक यूपी बिहार ही था सर दूसरा, आप याद कीजिए। आज तो लोग भूल गए। अभी 2017 तक यहाँ बिहार जैसे ही हालत थे सर। बिजली बिजली ठप थी, किडनैपिंग होती थी, चेन स्नैचिंग होती थी महिलाओं की, शाम को 7 बजे से बाहर कोई निकलता नहीं था। गांव देहात में लोग अपनी बाइक से या गाड़ी से रात को जा नहीं सकते थे, कहीं भी नहर की पटरी पे आपको लूट लिया जाएगा। किडनैपिंग, आप ये बताइए पिछले योगी जी के टाइम में कोई एक बड़ी किडनैपिंग बताइए हुई हो? वरना हर साल होती थी कि साहब वो मेरठ का व्यापारी है, समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था, फलाना था, उनके लड़कों को उठा लिया। पता नहीं कितनी बड़ी घटनाएं होती थी सर। हर हर दूसरे तीसरे महीने इस तरह की बड़ी घटना हो जाती थी यूपी में। तो खनन माफिया और पता नहीं क्या क्या काम थे। आज की तारीख में तो लोग कह रहे हैं कि यार सबको लग रहा है कि ये नॉर्मल है, लेकिन जिन जिन लोगों ने अभी 10 साल पहले की राजनीति देखी है, और जो वो दौर खास तौर से देखा कि एक बार मायावती एक बार मुलायम सिंह, जिन्होंने वो दौर देखा है, उनके लिए तो स्वर्ग हो रहा है इस समय। मैं बताता हूँ सर, अभी एक उदाहरण देता हूँ ताजा। एक मेरे जानने वाले हैं, उनका कॉस्मेटिक्स का कारोबार है। वो क्या काम करते हैं, दिल्ली वगैरह से भी लेते हैं, और कुछ 4-5 आइटम टेल्कम पाउडर और ये महिलाओं की बिंदी बिंदी बनाने का काम करते हैं। वो उनका अपना मैन्युफैक्चरिंग है। तो वो ये बता रहे थे मेरे से कि मैं झारखंड, बिहार, बंगाल सब जगह सप्लाई करता हूँ। यूपी में मुझे कहीं पेमेंट लेने जाना हो, कहीं भी जाना हो, मुझे डर नहीं लगता, मैं रात रात भर चला जाता हूँ। कहला मैं बंगाल वो बिहार नहीं जाता, वो बंगाल नहीं जाता हूँ मैं कभी भी।
वहां के जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है कुछ भी है उनसे ऑनलाइन बात करी, भैया व्हाट्सएप पे अपने ऑर्डर भेज दो और वहीं कर दो। क्या लगे, हिम्मत नहीं होती वहां जाने की। तो फिर छोटा सा व्यापारी वहां 5-7-10 लाख वाला काम करने वाला नहीं जा पा रहा, तो बड़ा व्यापारी कैसे जाएगा। आपको याद है कि ये हुबली के पास जो है नवीन जिंदल की, जिंदल स्टील्स वालों की जमीन पड़ी हुई थी 50-60 बीघा। ये बात है कभी जब ये कम्युनिस्टों की सरकार थी, तो नवीन जिंदल का प्लान था कि वहां पे हम जिंदल स्टील का प्लांट लगाएंगे। ममता की सरकार आई, जमीन वापस दे दी उसने 5 साल बाद। ममता बनर्जी ने जिंदल को बुला के, नवीन जिंदल को पूछा था, ये अभी 2021 के चुनाव के आसपास की बता रहा हूं आपको बात। नवीन जिंदल को बुला के पूछा कि भाई तुम तो कांग्रेसी हो, उस समय नवीन जिंदल कांग्रेसी थे, कांग्रेस में थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ये क्या है चक्कर, आपने जो है यहाँ जमीन विड्रॉ कर रहे हो, बेच रहे हो उस जमीन को, क्या चक्कर है। तो उन्होंने कहा कि ये बन नहीं पा रहा हमारा हिसाब किताब, जबकि असली रीजन यही था वहां पे कि भाई इनकी कौन दादागिरी है, इनके जो गुंडे ये वामपंथी थे सारे के सारे, ट्रेड यूनियन वाले, ये घुस गए सारे अब टीएमसी में। अब इनकी कौन सुनेगा। वो ये वहां पे एक पत्रकार ने मुझे बताया था कि इनकी शर्त ये होती थी कि हमारे इतने इतने लोगों को तो आपको अपनी फैक्ट्री में एडजस्ट करना पड़ेगा, जब आपको हम फैक्ट्री लगाने देंगे यहाँ, और इन्हें आप इतने घंटे से ज्यादा काम नहीं करा सकते, इतने पैसे देने होंगे। इस तरह की बार्गेनिंग करते थे सर। और वो हाँ, बार्गेनिंग उन्होंने किस बेस पे की थी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का अंग्रेजों ठेका का हमको बनाया देना हुआ होगा। सेटअप था। हाँ, और सर वो बार्गेनिंग क्यों चल रही थी अब तक, क्योंकि कोलकाता की जो मैन्युफैक्चरिंग थी और वहां की इंडस्ट्री थी, उसका सेटअप अंग्रेजों के समय बन गया था जब वहां उनकी राजधानी रही, और उसी के आधार पर वो धीरे 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 उसे ग्रेजुअली खत्म होने में 50-60 साल लगे। इन्होंने सोचा कि ये ऐसे ही चलता रहेगा। इन्हें क्या पता था कि गुड़गांव और नोएडा वहां सब जगह ऐसे डेवलप हो जाएंगी चीजें, फरीदाबाद में और सब जगह, तो वहां दिल्ली के आसपास डेवलप हो गया उसी तरीके से। तो कलकत्ता कौन जाएगा वहां। इन्होंने तो साहब, ये ट्रेड यूनियन वालों ने 60s और 70s में ये जो जितने हाँ, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको वहां से दौड़ा दौड़ा के भगाया। सिंघानिया वहां से भागे, सबसे पहले तो बिरला भागे थे 60s में। तो टाटा नहीं आया क्या भाग के भी। टाटा वहां गए लगाने, नैनो का। उनके साथ क्या किया, तो टाटा ने हमेशा के लिए बाय बाय कर दिया। तो हाँ, टाटा, बिरला, सिंघानिया जितने बड़े बड़े थे सब छोड़ छोड़ सर के या तो आरपीजी, बॉम्बे चले गए या दिल्ली आ गए। आरपीजी का हेडक्वार्टर, एचएमडी वालों का, इनका हेडक्वार्टर कोलकाता हुआ करता था सर। आजकल सारा काम इनका सारे गामा वालों का बंबई में हो रहा है या फिर नोएडा में आ रहा है, वहां नहीं हो रहा है अब इनका काम, वरना आरपीजी का हेडक्वार्टर वहीं पे था। इनका राम प्रसाद ये गोयन का जो थे पूरा ग्रुप, इनका सारा काम कलकत्ता में था उस समय। बिल्कुल। अच्छा साहब, एक हमारे राहुल गांधी जी का जो लेटेस्ट जो चल रहा है, जिस पे कह रहे हैं कि वो हम पूरा का पूरा सब ठीक कर देंगे, एसआईआर के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन किया, फिर आपके योगेंद्र यादव जी का जो भी स्टेटमेंट आया था उसके बारे में क्या कहेंगे आप? योगेंद्र यादव तो सर आज की तारीख में सब लोग जानते हैं कि घोषित रूप से जो है राहुल गांधी का सलाहकार है। जो योगेंद्र यादव बात कहते हैं वही तो बात वो कहते हैं। अभी जो राहुल गांधी ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें जो बातें कही थी राहुल गांधी ने, उससे उसे आप देख लो योगेंद्र यादव के चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। एक दिन पहले योगेंद्र यादव ने 20-22 मिनट का वीडियो बनाया था, वही सारी बातें हैं। योगेंद्र यादव कहता हो कि भाई आप मेरा सुन लिया करो वीडियो, वो उनका वीडियो सुन के जाते हैं राहुल गांधी। और उस समय तो सब ये एक्सपोज हो ही गए थे जब इनकी भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी। वो तो योगेंद्र यादव का तो एनजीओ है वो, भारत भारत जोड़ो अभियान क्या करके, सेम उसी पैटर्न पे तो है ये सारा कुछ कहानी। तो योगेंद्र यादव तो एक तरह से आज की तारीख में इनके सलाहकार हैं राहुल गांधी के, उन्हीं के कहने पे चल रहे हैं ये। नहीं, लेकिन मैं तो ये देख रहा हूँ कि भाई योगेंद्र यादव ने जो कुछ भी आरफा खानम को इंटरव्यू दिया, लोगों ने उसकी क्लिपिंग बना बना के डाल दी, उससे योगेंद्र यादव नाराज हो गए अब और तो कह रहे हैं कि सफाई दे साहब रहे ये बीजेपी हैं। आईटी सेल वाले जो है ये मेरा वीडियो चला रहे हैं। अरे भाई, तुमने जो बात कही वही तो चला रहे, कोई दूसरी बात तो नहीं चला रहे। हाँ, ये तो ऐसी ही सफाई दे रहा है अब तो, उसी वीडियो क्लिप को बार बार के। मैं ये नहीं ये कहना चाहता हूँ, दरअसल क्या है, योगेंद्र यादव सर कुछ नहीं है। योगेंद्र यादव एक राज्यसभा सीट का भूखा है बेचारा, ओ, बस। तो आप पाकिस्तान बेचारे, पर राहुल गांधी के पास है कहाँ राज्यसभा सीट देने को, अब कहाँ से सर देंगे? उसे उसे ये लग रहा है कि राहुल गांधी को किसी तरह से खुश कर लूं तो एक सीट का तो जुगाड़ कहीं से करा ही देंगे, दाएं बाएं से, कर्नाटक वर्नाटक अभी 1-2 साल बाद करा दें, कहीं से भी करा ही देंगे जुगाड़ एक सीट का, तो किसी से इस्तीफा दिलवा देंगे।
तो उन्हें लग रहा है कि ये इतना काम मेरा जरूर हो जाएगा। यही बेचारे ये चाहते थे अरविंद केजरीवाल से, अरविंद केजरीवाल ने इनको नहीं दिया। अभी रह दे के राहुल गांधी बचे हैं, तो ये राहुल गांधी पे जो है वो रख रहे हैं। सर इन कम्युनिस्टों का बताऊं मैं आपको, इन कम्युनिस्टों का आज की तारीख में सबसे ज्यादा भरोसा राहुल गांधी पे है, सबका। चाहे वो कम्युनिस्ट रिलेटेड लोग जो पॉलिटिक्स में हैं वो हों, मेन धारा के लोग, चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे वो ये एनजीओ चलाने वाले सोशल वर्कर हो, चाहे विदेशी फंडिंग वाले हों, इन सबको जो है बस एकमात्र उम्मीद राहुल गांधी पे ही है। तो ये सब लोग उसी के ऊपर फोकस हो गए, राहुल गांधी के। अब आप ये बताइए, ये जो कन्हैया कुमार था, ये तो जेएनयू से निकला हुआ था, इतना बड़ा कम्युनिस्ट था, इसे भी लग गया, एक चुनाव लड़ा, उसे समझ में आ गई कि भैया इन कम्युनिस्टों का लाल झंडा उठा के घूमने से कुछ होने वाला है नहीं, भाग के चला गया कांग्रेस में। राहुल गांधी ने कम से कम लोकसभा का टिकट दिलवाया और ठीक ठाक चुनाव भी लड़ा। गिरिराज से तो 4.5 लाख वोटों से आ रहा था, यहाँ 1.5 लाख वोटों से आ रहा, हाईलाइट हुआ, एनएसयूआई का प्रेसिडेंट बनाया, इसे कोऑर्डिनेटर बनाया नेशनल लेवल का, तो फायदा ही हुआ छोड़ के आने में। तो सारे वामपंथी आजकल राहुल गांधी के पीछे हो लिए हैं, उन्हीं में से योगेंद्र यादव एंड पार्टी है। और आरफा खानम शेरवानी साहब अपना यूट्यूब चैनल बनाया है इसलिए, वो राहुल गांधी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, रैली, वोट अधिकार यात्रा सबको लाइव दिखाती है अपने चैनल पे। ये नया गोदी मीडिया डेवलप हो रहा है। वो तेजस्वी तो अपनी पैरेलल यात्रा निकालने लगे। सर तेजस्वी के खिलाफ तो उसके घर में ही बगावत हो रही है। रोहिणी ने लिख दिया, उसे अनफॉलो कर दिया कि भाई किडनी तो मैंने दी है बाप को और मजे तुम ले रहे हो उसके सारे के सारे। और संजय यादव जो उसका दोस्त है, वो इनका राज्यसभा का एमपी, कि संजय यादव को आप लालू जी की सीट पे बैठा रहे हो, फ्रंट सीट पे जो बस बनी हुई है इनकी, उसमें फ्रंट सीट पे जब देखा उसने तो फोटो शेयर किया है रोहिणी ने सोशल मीडिया पे कि भाई इस सीट पे तो लालू परिवार का कोई आदमी बैठना चाहिए, लालू जी बैठने चाहिए, आप संजय यादव को इस पे बैठा रहे हो। तेजस्वी तो घर में ही घिरा हुआ है इस समय। आप लगता है कोई तेज प्रताप यादव वगैरह कोई ज्यादा कोई डैमेज कर पाएंगे? तेज प्रताप तो नहीं करेगा, लेकिन ये होगा कि सर लालू परिवार की वजह से जो यादव वोट हार्डकोर इनके साथ जुड़े रहते थे ना, मुझे लगता है कि अब वो छिटक जाएंगे कि साहब हम अब केवल वही वोटर रह जाएंगे जिन्हें केवल अपने निजी स्वार्थ हैं, या फिर जो जिन्हें लगता है कि हमें हमारे पास इसके अलावा साथ जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। वरना अब की बार विधानसभा चुनाव में मुझे लगता है कि ये यादव वोटों में से भी काफी बड़ा हिस्सा जो है वो एनडीए को मिलेगा। और सब मुझे तो लग रहा है कि सबसे खराब प्रदर्शन पिछले 20 साल का आरजेडी का इस बार होने जा रहा है, पूरी संभावना लग रही है। हाँ सच में 30-40 सीटें आ जाए तो गनीमत मानिए आप, कहाँ 80-80 90-90 सीटें जीत रहे थे। हाँ तो बहुत समय से 30-40 से ऊपर ही नहीं बढ़ रहा है। थोड़ा तो ऊपर बढ़ी है, ऐसा थोड़ी है। नहीं सर, मुझे तो जो लग रहा है यहाँ, बाकी तो बिहार वाले लोग बताएंगे। प्रशांत किशोर जो है वो खुलासे किए जा रहे हैं। प्रशांत किशोर खुलासे करे चाहे कुछ भी करे, लेकिन प्रशांत किशोर से मुझे नहीं लग रहा सर कोई वो बड़ा डैमेज किसी को कर पाएंगे, मुझे नहीं लग रहा। बिहार में इस तरह की राजनीति चलेगी, लोग उसके साथ जुड़ेंगे। अगर ऐसा होगा इस बार तो ये बिहार में जो है साहब क्रांतिकारी बदलाव होगा कि लोग अपना जात बिरादरी से और इससे ऊपर उठ के अगर प्रशांत किशोर के साथ जाते हैं तो फिर क्रांतिकारी बदलाव होगा। ये तो इस तरह की नेचर तो बिहार की राजनीति की रही नहीं है सर, इस तरह में कल्चर नहीं है वहां पे इस तरह का। ये नया परिवर्तन होगा अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन सर हमारे यूपी में बजा आने वाला है, आजम खान छूट गए आज। हाँ साहब आजम खान छूट गए, बताइए जरा क्या हो रहा है? आजम खान छूट गए आज, तो बताते हैं उनके काफिले वाफिले वालों आज तो साहब अखिलेश जी जो है गाड़ियां वाड़ियां जब्त होगी, जोर शोर से स्वागत कर रहे थे उनका। हाँ तो सर क्या करेंगे, वो स्वागत नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे, ले दे के। अब आजम खान तो जितने दिन वो बंद रहे उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो कह रहे हैं साहब उनको सारे केसेस में जमानत मिल गई। लोग तो ये कह रहे हैं कि साहब के योगी जी से समझौता हुए ने करा दिया काम। योगी जी ने करा दिया, यही कहेंगे लोग बात। तो अखिलेश यादव ने तो ये कहा है कि साहब अगर हमारी सरकार आई तो हम सारे मुकदमे आजम खान पे से ले लेंगे अगर। हाँ तो वो तो टेररिस्ट के खिलाफ ले सकते हैं, तो आजम खान के खिलाफ मुकदमों की क्या बात? ये अलग बात है कि जुडिशरी ने लेने नहीं दिए। लेकिन एक बात तो है साहब, योगी जी ने आजम खान ने जो जोड़ी थी ना
कहानी वहां पे रामपुर में, उसको तो बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया सर। वो जो वहां ऊंचे ऊंचे जो गेट और वो सब सोसाइटी कॉलोनियां और वो सब बना दी थी और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी थी, उसको तो सबको इन्होंने मिट्टी मिट्टी में मिला दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया, वहां नाम लेवा नहीं छोड़ा वहां पे आजम खां का। ऐसा बनाया है यार रामपुर को तो। नहीं, ये जो बात चल रही है कि साहब कि आजम खान बीएसपी ज्वाइन कर लेंगे, इसमें कितनी दम है? वैसे सर आपको लग रहा है आजम खां को बीएसपी के साथ जाने से कुछ फायदा होगा, या बीएसपी को आजम खां को साथ लेने से कुछ फायदा है? आजम खान को तो, मुझे जैसी जानकारी है, जो लोग कह रहे हैं वहां पे, वो कह रहे हैं कि साहब कि आजम खान जो है वो अखिलेश यादव से बहुत ही सख्त नाराज है वो तो नाराज पिछली बार से ही है। और वो आजम खान से बदला लेना चाहता है। वो सर सबसे बड़ी नाराजगी उनकी ये है कि जब इन्होंने लोकसभा से इनका इस्तीफा दिलवाया और विधानसभा का चुनाव इन्हें लड़ने के लिए कहा, आजम खान इस्तीफा नहीं देना चाहते थे सर लोकसभा का। अखिलेश ने कहा कि भाई मैं भी दे रहा हूं, तुम भी दो, जबरदस्ती, और अपने आप तो फिर दोबारा सांसद बन गया। अब आजम खान तो कुछ भी नहीं बने वहां, वो लोग बाईपोल में वहां बीजेपी जीत गई, तो कुछ कहानी बनी नहीं ना। आजम खान का तो नुकसान करा दिया ना। और इन्हें ये उम्मीद थी कि भाई आजम खान के लिए जो है अखिलेश यादव सेंटर में मोदी जी से, अमित शाह से, योगी जी से या किसी से भी मिल मिला के कुछ इनके लिए राहत कराएंगे। वो उसकी तो उसका मुंह नहीं बनता अखिलेश यादव का कि वो किसी तरह का भी अपने लिए कोई किसी भी प्रकार का फेवर ले सके। जिस तरीके से वो राहुल गांधी के साथ रहते हैं और उनके सुर में सुर मिलाते हैं, तो उन्हें कौन भाव देगा? उन्होंने कभी दिखाया नहीं। अखिलेश यादव की जगह मुलायम सिंह होते, आजम खान इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रहते। मुलायम सिंह करा लेते कुछ ना कुछ इनका, लेकिन अखिलेश यादव उस लायक भी नहीं है। तो ये तो बनता ही है, नाराजगी और ये सब तो बनती है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन सर अब उम्र बहुत हो गई है, मुझे लग नहीं रहा कि आजम खान इतना वो कुछ कर पाएंगे। आज तो इतना ही मैं तो देख कर रहा था, सकते हैं बिल्कुल कि बंदा अपने बिल्कुल क्षेत्र फिट में दिख रहा कुछ था कर आज लें। तो, बिल्कुल चेहरे हाँ, पे तो रौनक। अपने क्षेत्र में थोड़ा बहुत कुछ कर लें। रामपुर आसपास मुरादाबाद वगैरह में अगर मायावती को लगता है कि कुछ सीटों पे प्रभाव छोड़ दें, तो वैसे और चारा भी कुछ नहीं है सर। मायावती के साथ जाने के अलावा चारा भी कुछ नहीं है। कांग्रेस वाले कह ही रहे हैं कि आप हम गठबंधन में रहेंगे, तो कांग्रेस में जाएंगे तो फिर वो झगड़ा होगा, वही आपस में ही हमारा आदमी तोड़ लिया। तो सही है, एक बार बसपा में भी आजमा लें। सर एक बार बताओ, जब कल्याण सिंह जैसा आदमी सपा में जा सकता है, तो आजम खान बसपा में जाना तो कुछ भी अजीब गरीब बात नहीं है। भाई जब कल्याण सिंह सपा में गए थे, याद कीजिए, जब कल्याण सिंह सपा में गए थे तब आजम खान जो थे वो मुलायम सिंह को छोड़ के चले गए थे और हाँ चलेगी, उसी उन्होंने के छोड़ बाद दिया फिर था। मुलायम सिंह की हार हुई थी। हाँ, मुलायम सिंह की हार का एक बड़ा कारण ये भी था। कि उन्होंने एक कल्याण सिंह को ले लिया था। हाँ इन्होंने कल्याण सिंह को ले लिया था, आजम खान ने मुलायम सिंह को छोड़ दिया था और बीएसपी ने उस समय अपना वो सतीश मिश्रा वाला ब्राह्मण कार्ड चला था और लोग उसके हाँ चक्कर में आ गए थे। तो इनका एक इस प्रकार का माहौल बन गया जिसके कारण मुसलमान जो था वो बीएसपी की तरफ चला गया। हाँ। तो ये क्योंकि मेरा मुसलमान मानना तो है ये तो देखता है इस कि समय, साहब कि कौन जीतने वाला है या फिर कौन बीजेपी को हराने वाला है। हाँ उस समय बीजेपी कहीं थी नहीं थी फाइट में, नहीं। तो वो देखा कि साहब कि इनके साथ में ब्राह्मण चले गए हैं, तो इनके चांसेस ज़्यादा बन गए, तो मुसलमान भी उधर खिसक लिया। हाँ, ऐसे होता 2007 की बात है। ये 2007 की बात है। हम्म, तो बहन जी के 205 सीटें आ गई, मेजॉरिटी आ गई। हम्म। नहीं, उसके जाना चाहिए बाद फिर आजम खान मुलायम को। सिंह ने आजम खान से समझौता करके आजम खान को वापस बुलाया और कल्याण सिंह जो है वो छोड़ के वापस बीजेपी में वापस गए। हाँ, यही हुआ था, बिल्कुल सही बात है। ये इस तरह से हुआ था। सही बात है। बसपा तो के साथ जाके देखें, ये कम से कम 3-4 डिस्ट्रिक्ट में तो कुछ प्रभाव पड़ ही सकता है। और कुछ नहीं, बसपा को 4-5 मुस्लिम एमएलए मिल जाएं उस इलाके में, तो उसमें सपा का नुकसान कर देंगे, बसपा का फायदा हो जाएगा। बीजेपी को तो कोई इससे होने वाला नहीं है, इस बीजेपी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बीजेपी वहीं की वहीं रहेगी, उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा इससे। हम्म तो अब एक तो ये है, दूसरा ये चल रहा है कि साहब कि ये मैं देख रहा था आज क्यू ट्यूबर्स को। तो
यूट्यूबर्स ने बड़ा बवाल मचाया हुआ है साहब जीएसटी को लेके, और यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि साहब के अजीत अंजुम तो कह रहे हैं कि 94% को नुकसान है। अब ये इन लोगों की तो प्रवृत्ति है सर, हैं? उल्टा बोलने की ही। अब किसी देखिए, किसी का फायदा होगा तो किसी का नुकसान होगा, और जब भी जनता का फायदा करने की सरकार सोचती है तो व्यापारी कहता ही है कि भाई हमारा नुकसान है। इससे बड़े बड़े नुकसान तो जो अमेरिका के साथ झगड़े हुए और ये सब अभी उन्होंने टैरिफ लगाई थी, इससे बड़े बड़े नुकसान तो वहां हो गए थे। यूट्यूबर्स इन्हें तो क्या होता है सर, आज की तारीख में होने ये लगा है कि इन सब लोगों को वो मिलने लगा है मैटर ऊपर से, उन्हें तैयार करके दे दिया जाता है। कुछ लोग लगा दिए गए हैं कि भाई इसमें जीएसटी का जो स्लैब नया स्लैब आया है 22 तारीख से, कि इसके बारे में जो है इन लोगों को बताओ और इसके अगेंस्ट वीडियो बनाओ। सर लोग कहने लगे हैं कि साहब फला मुद्दे पे आप वीडियो बना दो, इतना पैसा दे देंगे। सर आप तो जानते हैं इस चीज में कौन नहीं है, आजकल यूट्यूबर्स के पीछे कौन नहीं लगा हुआ। सब चाहते हैं कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे वो हमारे मुद्दे पे वीडियो बनाए, उसे हम हाईलाइट कर देंगे। वो आया तो था एक बार जो बीच में, जिसको आज तक वालों ने कोलैबोरेशन किया था। हाँ, वो आपके पास भी आया था, मेरे पास हमारे भी आया पास, था। आपके पास, दोनों के पास आया था। हाँ, तो वो कह रहे थे कि साहब ऐसा वीडियो हमारे लिए भी बना दो। मैं कहा भाई हम किसी के कहने पे बनाते नहीं है वीडियो, हम तो अपनी मर्जी से बनाते हैं, हम क्यों किसी के कहने पे बना दें। वो कुछ नहीं था सर, वो सब तो क्या करते हैं कि एक तरह की, जिसे कहते हैं ना, रेकी करने की कोशिश कर रहे थे वो रेकी कर रहे थे कि साहब ये इनको देखते हैं ये क्या कहते हैं। ज्यादा इनको धक्का इस बात से लगा कि जीएसटी को लेके प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन कर दिया। इससे इनको बहुत धक्का लगा है, हाँ, क्योंकि और एक तरह से वो हाईलाइट हो था, गया आपको सारा। ध्यान है जब वो गब्बर सिंह टैक्स चिल्लाया करते थे, हाँ, और अब ऐसे ऐसे बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हैं कि साहब की आपने जो है वो 20 लाख करोड़ रुपए लूट लिए, उनको वापस करो। बताइए आप, टैक्स जो है वसूल करना उसको लूटना बोलते हैं। लूट बता रहे हैं ना, ये सब नैरेटिव है सर। ये अपने अपने नैरेटिव बनाते हैं और इन सबको टिप्स एक ही जगह से मिलती हैं, उसी पे यूट्यूबर्स बनाने लगते हैं, उसी पे योगेंद्र यादव बोलने लगता है, वही राहुल गांधी बोलने लगते हैं। और अभी तो हमने एक वीडियो भी बनाया है, ये सारे के सारे वहाँ प्रियंका गांधी 12 दिन वायनाड में रह के आई है सर, 12 दिन। कभी सुना है कि नेहरू गांधी परिवार का कोई आदमी अपने क्षेत्र में कभी 12 दिन रुका हो, 12 रात वहीं रह के आई है सर। ये हालत तो खराब है गलत इनकी। बात है साहब। ये राहुल गांधी को सिग्नल कर रही है, राहुल गांधी को मैसेज दे रही है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी गए थे एक दिन, 19 तारीख को वो भी गए, लेकिन वो एक दिन के लिए गए मोरल सपोर्ट देने के लिए। और प्रियंका गांधी के बारे में कहते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा ने जो है, ये बताते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा का ये मानना है कि प्रियंका को सोनिया और राहुल के तरह की जो राजनीति है वो नहीं करनी चाहिए और अपने लोकसभा क्षेत्र में जाना चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने ऐसा बार सेट कर दिया कि एक पीएम होने के नाते मोदी जी हर महीने पहुंच जाते हैं कभी ना किसी बहाने से वाराणसी में, तो आप क्यों नहीं जा सकते। राहुल गांधी 6 बार गए हैं, पिछली बार यहाँ पे रायबरेली में 1 साल के अंदर 6 बार गया, एक भी रात नहीं रुका है, सुबह गया शाम को आ गया, सुबह गया शाम को आ गया। लेकिन प्रियंका जो है वो 12 दिन का प्रोग्राम बना के गई, और सबसे खास बात कि वहां पे जो जिला कांग्रेस कमेटी है उनको नहीं बताया गया कि क्या प्रोग्राम है उनका। इनकी टीम ने आपस में प्रोग्राम तय किया कि फलां के घर में जाएंगे, उसके दुख में जाएंगे, उसके सुख में जाएंगे, वहां आदिवासियों से मिलेंगे, वहां जंगल में जाएगी, वहां जहां बाढ़ आई थी वहां जाएगी, ऐसे प्रोग्राम हुआ। इवन वहां का जो जिला अध्यक्ष है उसका बयान मैंने पढ़ा है, अखबार में छपा हुआ था, उसने कहा कि साहब ये तो उन्हीं के ऑफिस से आता है, हमें तो बताते ही नहीं है, और प्रियंका लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, इसलिए जो है उन्हें बिल्कुल अलग रखा जाता है। ये चल रहा है केरल में। लोकल पॉलिटिक्स में तो इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगले साल केरल के चुनाव आ रहे हैं, केरल के चुनाव में क्या ये स्टैंड लेने वाले हैं? और सर केरल के चुनाव में सारा का इसी सारा तरह से, प्रियंका पे होगा। नहीं, इसी तरह से इन्होंने पिछली बार जो है वो ढुलमुल स्टैंड लिया था, जिसकी वजह से ये हार गए। हाँ, पिछली बार ही बननी चाहिए थी सरकार तो इनकी, बढ़िया चांस था पिछली पिछली बार बार इनका। बननी और चाहिए, तो राहुल, वहां तो हमेशा एक छोड़ एक बार हाँ बनती है, एक छोड़ एक बार हाँ बनती है। हाँ तो हाँ, पिछली बार सब यही
उम्मीद कर रहे थे कि भाई अब तो ये पिछली बार तो लेफ्टिस्ट सर की इन्होंने, सरकार जाएगी और इनकी सरकार आएगी और बड़े नहीं सर पिछली अप्रत्याशित साल रूप ये से केसी ये लोग हार गए। केसी वेणुगोपाल और इन्हें जो ये मुस्लिम लीग से समझौता करवाया ना, उसने मरवाया इन्हें। हिंदू वोट आया ही नहीं मुस्लिम फिर लीग इन्हें। से तो इनका समझौता नेहरू के टाइम से। हाँ सर, लेकिन पिछली बार जो जिस तरह से आईयूएमएल को इन्होंने लेके आए ना, कि साहब उधर सीट शेयरिंग करेंगे, वो राहुल गांधी का वायनाड के चक्कर में इन्होंने जो उसके सामने घुटने टेक के, उसका बड़ा नुकसान हुआ। राहुल गांधी का तो दफ्तर नहीं तोड़ फोड़ नहीं करवाई वहां इन्होंने कम्युनिस्टों में, कोई पकड़ा थोड़ी गया था उसमें। राहुल गांधी को तो वहां पे आने नहीं दिया, काम ही नहीं करने दिया इन्होंने कुछ भी वहां पे। राहुल गांधी के दफ्तर में तोड़फोड़ होगी, आज तक नहीं पता लगा किसने कराई। कोई कहता है कि बीजेपी वालों ने कराई, कोई कहता है कि एसएफआई वालों ने कराई, फलानों ने कराई, दुनिया भर के नाम लिए गए इसमें। राहुल गांधी को तो पैर जमने ही नहीं दिया उन्होंने, कहा कि इसे भगाओ यहां से कम्युनिस्टों ने। तो ये चल रहा है साहब। नहीं, अभी तो राहुल गांधी की बड़ी उम्मीदें अमेरिका से हैं कि साहब देखिए ये H1B उन्होंने जो है वो उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, लेकिन वो तो रिस्ट्रिक्शन लगाने के दूसरे ही दिन उसने बदल दिया अपना मामला। इनको बड़ी निराशा हुई इनको, बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि साहब इतना बड़ा इशू था वो निकल गया। आपको क्या लग रहा है सर H1B वाले से? इसमें तो मुझे लगता है कि इंडिया को फायदा होना चाहिए लॉन्ग इंडिया को टर्म की फायदा अगर हो रहा बात है, इंडिया को फायदा हो हम्म, रहा है। आज देखिए हम्म, ये जो इन्होंने नाटक शुरू किया एक हमारी अपनी लोकल मतलब इंडियन कंपनी है एक जोहो हम्म, करके वो अच्छा। हाँ तो वो वेम्बू हैं एक जो अमेरिका में थे, वहाँ से आके इन्होंने भारत में अपनी कंपनी खोली, सारे सर्वर्स उनके भारत में। तो अच्छा। धड़ाधड़ लोगों ने जो आज आज अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भाई आई हैव शिफ्टेड ऑल माय वर्क टू जोहो। हम्म। हाँ हाँ, जो मैंने हो है, तो मैंने भी ZOHO। तुरंत हाँ। तुरंत मैंने जो है वो जोहो ज्वाइन कर लिया, जोहो की ईमेल चालू कर दी मैंने। और बाकी भी मैं जोहो को एग्जामिन कर रहा हूँ कि अपना जो है ये वेबसाइट बजाय वगैरह का उस पर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह यूज करने के जो जोहो के जो है वो स्प्रेडशीट और उनके क्यों नहीं यूज किया जाए। हम्म। सारा का सारा वो पूरा भारतीय है। तो ये इस तरह से अभी एक मैं देख रहा था आज ही कुछ आया था कि साहब के $60 बिलियन का इमीडिएटली बिजनेस जो है वो शिफ्ट होने वाला है भारत। और ये इसी तरह से चलता रहा तो इनको इतना नुकसान होगा जितनी ये कल्पना नहीं कर सकते। यार डोनाल्ड ट्रंप से तो परेशान हो गए वहां के लोग। सभी लोग परेशान हो गए वहाँ डोनाल्ड ट्रंप से। अमेरिका का बिजनेस लॉबी सब लोग परेशान है कि यार ये कुछ का कुछ कर रहा है और ऐसा कर रहा है कि ये चीजें 10-10 20-20 साल तक संभलेंगी नहीं, ऐसी हालत कर देगा ये। और लोग ये कह रहे हैं कि ये रियल डोनाल्ड ट्रंप है, ये भी कह रहे हैं इसके बारे में कि जो पिछले टर्म में ये बना था ना राष्ट्रपति, वो रियल डोनाल्ड ट्रंप नहीं था। कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जो लोग कहते थे और सुनते थे, दिस इज रियल डोनाल्ड ट्रंप, जो इस बार ये अपना रूप दिखा रहा है, यही असली डोनाल्ड ट्रंप है। सनकी रेसिस्ट है काम जी, उल्टे नस्लवादी है सीधे। एक नंबर का। हाँ, बिल्कुल। तो यही इस तरह की इसकी हरकतें रहती हैं। अच्छा ये आप एक चीज़ और जो चलते-चलते पूछ लूँ आपसे, आपका क्या जी जी। इसका जो जीएसटी बचत पखवाड़ा जो चालू किया है इन्होंने, उसका क्या प्रतिक्रिया क्या आ रही है ग्राउंड से? सर अभी तो कुछ जीएसटी बचत पखवाड़ा, मैं तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन का ही देख रहा हूँ। आज 5 पेज का ऐड तो टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्लिपकार्ट का है। उसने भी फ्लिपकार्ट जीएसटी महोत्सव बना दिया उसे। और अमेजोन, ये सब अपना माल बेच रहे हैं खूब दबदबा के। अभी तो फिलहाल यही दिख रहा है कि साहब दिवाली का सीजन है और इसमें लूट सको तो लूट लो, ये चीज सस्ती कर दी है, आईफोन इतना सस्ता देंगे, फलाना देंगे, ढिकाना देंगे। अभी तो प्रत्यक्ष रूप से मुझे लगता है सरकार की भी पॉलिसी यही है कि इसका एक ब्रॉड स्केल पे एक इसका मैसेज ये जाना चाहिए कि जीएसटी का जो इन्होंने लागू किया, इसका जनता को फायदा हुआ है, चीजें सस्ती हुई है। फिलहाल तो मुझे यही नजर आ रहा है कि फर्स्ट इंप्रेशन इसका, इसलिए तो मोदी जी बोले, वरना उन्हें बोलने की जरूरत नहीं थी। वो बोले हैं हुँ। इसलिए क्योंकि चीजें इसीलिए लागू तो हो जाती है, सामने नहीं इसीलिए आती तो है। झटका लगा है और यूट्यूबर्स धड़ाधड़ बना रहे हैं उसके। जीएसटी से कुछ नहीं अरे सर, हुआ, आप जीएसटी लोग से देख नहीं नुकसान रहे हैं, हुआ। आप लोग भी देखिए, आप लोग तो अपने अपना स्टोर के टैग लगाते हैं ना इसमें। हमारे पास तो मंत्रा और फ्लिपकार्ट दोनों के लिंक आ रहे हैं डेली, कि हमारे लिंक लगाओ और हमारे प्रोडक्ट बिकवाओ। डेली मेल आ रहे हैं हमारे पास तो भर भर के।
बस उसमें क्लिक कर दो, जो भी प्रोडक्ट लगा दोगे आपको उसका शेयर मिलेगा। ऐसी ऑफर दे रहे हैं, सारे यूट्यूबर्स के पास आ रहे हैं। हाँ, और बाकी तो सुप्रीम कोर्ट की चर्चाएं तो चल ही रही हैं। आज तो शंकराचार्य जी ने भी बयान दे दिया। शंकराचार्य जी जो है वो ये द्वारका वाले, उन्होंने भी बयान दे दिया गवई साहब पे। गवई साहब पे। ये लेकिन सब जो है ना, ये सब मुझे लगता है चंद्रचूड़ ने बेचारे। इंटरव्यू दिया है, चंद्रचूड़ ने नहीं, इंटरव्यू दिया है साहब लल्लन टॉप वालों को। हाँ, मैंने देखा नहीं है, लेकिन बड़ी चर्चाएं हैं उसकी। डीवाई चंद्रचूड़ की किताब आ रही है नई, मतलब फर्स्ट किताब ही होगी, मुझे पता नहीं पहले लिखी कि नहीं इन्होंने, लेकिन किताब आ रही है उनकी। उसका प्रमोशन वो आजकल कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले तो, लेकिन वो तो कई महीने पहले, वो बीबीसी वालों का तो पुराना हो गया। लेकिन अभी लल्लन टॉप को 2-2.5 घंटे का लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया है। मैं सोचता हूँ किस दिन सुनेंगे उसे, तो उसमें बताते हैं कि अच्छी खासी चंद्रचूड़ ने बढ़िया बढ़िया बातें कही हैं। और खासतौर से जो रिलीजन को लेके बातें आजकल चल रही हैं कि साहब उन्होंने ये कह दिया, जैसे गवई साहब ने विष्णु भगवान से पूछो अपने जाके, तो उन्होंने उसमें इंटरव्यू में ये कहा है कि भाई ये जरूरी नहीं है कि मैं अगर जुडिशरी में टॉप पोस्ट पर बैठा हूं तो मुझे एथीस्ट होना चाहिए, मैं अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस बंद कर दूं। ये कौन से कानून में लिखा हुआ है? इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं उसमें, डीवाई चंद्रचूड़ ने। ये साहब ये अम्बेडकर वादियों ने बहुत इस समय गंद मचा रखी है। रोज देखने में आता है। आप देखो आप कितना द्वंद्व चल रहा है मीडिया में, सोशल मीडिया में खास तौर से। हाँ सही बात है। और सर तो आइए इसी आज। वजह इसी वजह से जो है वो चलते चलते वही बता दूं कि ये जो चल रहा है जाति और इसके नाम पे ये सब बांटने की कोशिश जो हिंदुओं को करी जा रही है, योगी जी ने इस पे बढ़िया एक्शन लिया है सर। योगी जी ने जो है हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर दिए वहां पे, और उन्होंने कह दिया कि साहब रिलीजियस रैली जो जो जातियों के नाम पे रैली होती थी, गुर्जर समाज, ठाकुर, ब्राह्मण, इन सब पे बैन लगा दिया। वो गाड़ियों पे स्टिकर लगा के चलते थे ना, आप राजस्थान में बहुत देखे मैंने, जाट गुर्जर वो मूछों वाले स्टिकर लगा के, यहाँ सब बैन हो गए, गाड़ियों पे चालान कटेगा अगर किसी के पे लगा मिल गया तो। ये अभी तो कल परसों ही, वो हाँ। भीम आर्मी वाला लगता है ना, वो अपना लगा के चलता था। वो सब वो तो पार्टी का हो गया, लेकिन उसमें कहा गया कि अगर नहीं जाति नहीं, पूछे पार्टी तो का इस तरह। नहीं, वो अपने जाति का स्टिकर लगा के चलता था। हाँ तो सब हटेंगे सर, अब वो उन पे चालान कटेंगे अब। कल जो है चीफ सेक्रेटरी की चिट्ठी आ गई है सब जगह डिस्ट्रिक्ट्स में, और लागू हो जाएगा ये। हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया है इस बारे में कि भाई ये बंद करो कि आप जो है जातियों के नाम पे ये सब कर रहे हो जो नाटकबाजी, और जो पुलिस रिकॉर्ड में लिखने की परंपरा है कि साहब ये फला जाति का फला जाति का, इसकी क्या जरूरत है। तो योगी जी ने 4 बात उसमें और जोड़ दी अपनी तरफ से कि ये जो जातियों के नाम पे बड़ी समस्या हो रही है सर। वो मीर भोज वाला जो है हर साल शुरू हो जाता है, गुर्जर समाज वाला और ठाकुरों का झगड़ा शुरू हो जाता है, तो उससे उससे बड़ी बीजेपी को परेशानी हो रही है यूपी में। उन्हें लग रहा है कि जैसे नुकसान अभी लोकसभा चुनाव में हुआ, यूपी में कहीं विधानसभा चुनाव में कुछ और नया ना टंटा खड़ा हो जाए। तो ये समय रहते हुए योगी जी ने कि सब बंद करो भैया, ये जातियों के नाम पे जो सब कर रहे हो। देखते हैं इसका क्या वो आता है। ये अच्छा स्टेप लिया। चलिए साहब, तो आज की चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।